तो हम बताने जा रहे थे आप सभी को कपिंग थेरेपी की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, जिसके लिए कई सारे मिथ हैं कि किसी ने कहा ये यूनान की थेरेपी है, किसी ने कहा मिस्र की थेरेपी है, और कईयों का कहना है कि ये मुग़ल एरिया से आई हुई है, ठीक है। लेकिन हमारे पास प्रूफ है कि ये हमारे देश की ही प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हुई एक मेडिसिनल थेरेपी है, ठीक है। क्योंकि जो अपने सर्जन के जनक माने गए हैं आचार्य सुश्रुत, उनकी एक पुस्तक है सुश्रुत संहिता, जिसमें कपिंग थेरेपी के बारे में काफ़ी प्राचीन समय से विवरण किया गया है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको अपने देश की ही थेरेपी माना है। हाँ, लेकिन इसको हमने काफ़ी पीछे समय छोड़ दिया। इसको आगे लेके आने का काम राजस्थान की एक विशेष भील प्रजाति थी, जिसने इसको हमेशा ज़िंदा रखा, आगे लेके आए, और चीन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस थेरेपी को आज के ज़माने में नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर रखने में, ठीक है। चीन में आज भी कई मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ मेडिसिन कपिंग थेरेपी को एक प्रॉपर डिपार्टमेंट दिया गया है और वहाँ पर प्रॉपर की गई है। हमारे देश में भी आयुष मंत्रालय के द्वारा एज अ मेडिसिन कपिंग थेरेपी को एक्सेप्ट किया गया है, बट अभी हॉस्पिटल्स में एज अ मेडिसिन इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ठीक है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं कपिंग थेरेपी के। अब कपिंग थेरेपी होती क्या है, इसमें एक कपनुमा स्ट्रक्चर होती है जो कि इस तरीके से होती है। स्किन के जिस भी पोर्शन में पेन होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो डायरेक्ट हम स्किन के ऊपर इसको प्लेस करके रख के एक नेगेटिव प्रेशर देते हैं, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर देने से क्या होता है कि वहाँ पर जो भी ब्लड का सर्कुलेशन रुका होता है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन रुका होता है या प्राण ऊर्जा का सर्कुलेशन रुका होता है, वो चल पड़ता है, और जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, ठीक है। तो कपिंग थेरेपी के सिद्धांत में ये माना गया है कि हमारे शरीर में 70% बीमारियां किस वजह से होती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो पाने की वजह से, जिसकी वजह से अगर ब्लड का सर्कुलेशन रुकेगा तो ऑक्सीजन का फ्लो भी रुक जाएगा, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों का सर्कुलेशन अगर रुका तो प्राण ऊर्जा का सर्कुलेशन रुक जाएगा, वहाँ के टिश्यूज़ जो होंगे वो अंदर ही अंदर डेड होने लगेंगे, ख़राब होने लगेंगे, जिसकी वजह से वो एरिया क्या हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वहाँ पेन होता है, ठीक है। तो इसी सिद्धांत को आधार मानते हुए कपिंग थेरेपी में ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस किस पोजीशन में कपिंग थेरेपी दी जाती है। सुपाइन पोजीशन, ठीक है, लेटरल पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, प्रोन पोजीशन। प्रोन माने उल्टा लेटा कर भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सीधा लेटा करके, साइड करवट लेटा करके, या बैठा के भी। इन चारों कंडीशन में हम कपिंग थेरेपी द्वारा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ड्रेपिंग करना क्यों ज़रूरी है, जैसा कि अभी मैंने बताया, जिस भी एरिया में प्रॉब्लम होती है उस एरिया की स्किन के ऊपर डायरेक्ट कप प्लेस किया जाता है, ठीक है। अब किसी भी एरिया में हो सकती, बैक साइड हो सकती, हिप में प्रॉब्लम हो सकती, थाई में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट में भी हो सकती है, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई भी फीमेल कैंडिडेट जो होगी, फीमेल पेशेंट होगी, वो किसी भी मेल थेरेपिस्ट के आगे अपनी बॉडी एक्सपोज नहीं करेगी। तो एक तो आपके पास फीमेल अटेंडर होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपके घर का है व्यक्ति तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंड थिंग कि हमें उसको प्रॉपर ड्रेप करना बहुत ज़रूरी है, उसको कवर करना बहुत ज़रूरी, कर्टन्स होने चाहिए, उनकी बॉडी को कवर करने की व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन, साफ़ सफाई का, ठीक है। कपिंग के दौरान साफ नेट्राइल ग्लव्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। विदाउट ग्लव्स हम कपिंग थेरेपी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हमारे बेड क्लीन होने चाहिए, हमारे इक्विपमेंट्स क्लीन होने चाहिए। कभी भी एक पेशेंट पर यूज़ किया हुआ कप जब तक हम उसे सैनिटाइज नहीं कर देंगे, अदर पेशेंट पर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये सारा स्टरलाइजेशन का ही प्रोसीजर होता है। क्यों? क्योंकि कई बार टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, और वो अगर हम क्लीन नहीं करेंगे, अदर पेशेंट पर हम ये कप प्लेस कर देंगे तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और हम सभी मेडिकल इंडस्ट्री से हैं,
स्वास्थ्य से है रिलेटेड हैं, तो हमें ये छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्किन रिएक्शन की। कपिंग थेरेपी करने के दौरान स्किन में कितने तरह के रिएक्शन आते हैं, उसके लिए हम ये कलर वाला प्रिंट देखेंगे एक बार। तब जब हटाते हैं, हम रिमूव करते हैं, उसके बाद स्किन पर क्या क्या कलर का सिम्टम्स आता है, कैसा स्टेन आता है, उसके हिसाब से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट की बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर हल्का सा रेड या पिंकिश कलर आता है कप रिमूव करने के बाद, इट मीन्स पेशेंट की बॉडी हेल्दी है, उसके ब्लड में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, उसका सारा कुछ सिस्टम सही है, हीमोग्लोबिन भी प्रॉपर है उसकी बॉडी में, ठीक है। अगर थोड़ा मैरून कलर का रिएक्शन आता है, इट मीन्स उस जगह पर उसकी प्रॉब्लम कोई 10-15 दिन ही पुरानी है, पेन लेकर आ रहा है पेशेंट, ज़्यादा दिन पुरानी नहीं है, और कुछ कम समय से ही वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन रुका हुआ है, जिसकी वजह से वो गहरे रंग का हो गया है, ठीक है। और थर्ड आता है ये सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन में क्या, मरून से एकदम डार्क ब्लैक टाइप का वो कलर रिएक्शन आता है। इट मीन्स प्रॉब्लम पुरानी है, ज़्यादा बड़ी हुई है, वहाँ पर उसको पेन ज़्यादा है, ठीक है, और वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी समय से रुका हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजक्शन की। ये धब्बे धब्बे से स्पॉट आते हैं, काफ़ी कम कंडीशन में ये देखने को मिलता है, और इसका सिम्टम ये होता है कि जिस भी पेशेंट की बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा होता है उसको ही इस प्रकार के सिम्टम देखने के मिलते हैं, ठीक है। तो जब भी स्पॉट धब्बा आता है तो हम पेशेंट को बता सकते हैं कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, ठीक है। यूरिक एसिड पहचानने के और भी सिम्टम होते हैं। ऐसे पेशेंट को शरीर में घूमता हुआ कहीं भी दर्द बना रहेगा, किसी भी जगह बार बार बना रहेगा, बॉडी में स्वेलिंग आएगी, और ख़ास तौर से पैर के जो अंगूठे होते हैं, उसका जो बीच वाला जॉइंट होता है, गांठ नुमा स्ट्रक्चर होती है, वहाँ पर हल्का सा प्रेस करने पर भी एकदम जान निकलने जैसा पेन आता है, ठीक है। यूरिक एसिड बढ़ने पर यूरिन डार्क येलो कलर का आएगा, यूरिन पास करने में जलन होगी। तो ये सारी चीज़ें भी हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपके साथ ऐसा होता है। अगर वो कहता हाँ, तो आप कहिए कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, और रिपोर्ट में आता भी है पॉजिटिव यूरिक एसिड बढ़ा हुआ। तो ऐसा करने से क्या होता है, एक तो हम पेशेंट को सही समय से अवेयर कर देते हैं, उसकी प्रॉब्लम बढ़ने से रोक देते हैं उस वक्त ही। दूसरा, पेशेंट का हमारे ऊपर विश्वास और भी बढ़ जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं परप्यूरा की। परप्यूरा ये मतलब 100 में सिर्फ और सिर्फ 2% ही किसी पेशेंट में आता है। जिस भी पेशेंट के ब्लड में किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है, तब ये कलर का स्पॉट आता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बाई चांस किसी पेशेंट को आ गया है, तो उसको भी हम ब्लड टेस्ट के लिए गाइड कर सकते हैं, और उसकी प्रॉब्लम बढ़ने से समय पर रोक सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ब्लिस्टर्स की। ब्लिस्टर मीन्स होता है छाले, ठीक है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा टाइट सक्शन दे देते हैं, सक्शन मीन्स ये होती है सक्शन गन, निगेटिव प्रेशर देते हैं, ठीक है, कप से निगेटिव प्रेशर देते हैं। ये कितने बार दे सकते हैं, 3 टाइम्स, 1 2 3, या इसका हाफ भी दे सकते हैं, 1.5 2.5 3। 3 से ज़्यादा कभी भी नहीं दिया जाता है वैक्यूम कपिंग में। और फायर कपिंग में एक अदर तरीके से मेज़र किया जाता है। जब भी हम ज़रूरत से ज़्यादा टाइट कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो फफोले निकल आते हैं। इट मीन्स फफोले निकल आए हैं, दैट मीन्स हमने कहीं ना कहीं कपिंग करने में कोई मिस्टेक की है, इसलिए उसके फफोले निकल आए हैं। उससे क्या होता है, जो हमारी स्किन की नीचे की लेयर होती है, वो उसमें बहुत ही महीन सी वेसल्स होती हैं, वो फट जाती हैं, और उसकी वजह से ये फफोले निकल आते हैं, ठीक है। तो ये उसकी पहचान होती है, और ये ऐसी कंडीशन हमारी द्वारा ना बने किसी भी पेशेंट के साथ, क्योंकि वैसे ही बेचारा परेशान होकर आता है, और हमने उसकी परेशानी बढ़ानी नहीं है, कम करनी है, ठीक है। तो ब्लिस्टर्स अगर आ गए हैं, इट मीन्स कपिंग के दौरान कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, तो
हमें हमेशा मेजर करते रहना चाहिए कि जो हमने उसके ऊपर कप लगा के छोड़ दिया है उसके दौरान किसी ऐसी प्रकार की समस्या ना आए, इसीलिए कप हमेशा ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, फिर बारी आती ब्लैक पैचेस की। ब्लैक पैचेस भी बहुत ही रेयर कंडीशन में किसी पेशेंट में, 1 या 2 पेशेंट में ही देखने को मिलता है। इसका मतलब ही किसी प्रकार का सीवियर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनकी बॉडी में। ठीक है, तो हम उसको समय से गाइड कर सकते हैं। जैसे कई बार कई पेशेंटों को कैंसर होता है और उन्हें पता नहीं होता है। ठीक है, ऐसी बीमारियां भी इस तरह के पैचेस से डायग्नोस हो जाती हैं और समय से जब वो ब्लड टेस्ट करवाता है तो उसकी रिपोर्ट में आ जाता है। तो किसी भी पेशेंट को हम उसकी प्रॉब्लम बढ़ने से पहले समय से अवेयर कर सकते हैं। ये बेनिफिट होते हैं कपिंग थेरेपी के। ठीक है, और जब किसी भी प्रकार का स्किन में कलर नहीं आ रहा है, कप लगाने के बाद 10 मिनट तक कप लगे हुए हैं और कोई कलर नहीं आ रहा है, इट मीन्स पेशेंट की बॉडी में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है 101%। ठीक है, तो ये जो कलर रिएक्शन आते हैं उससे हम उसकी हेल्थ को डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा है ड्राई कपिंग, सेकंड लिखा है वैक्यूम कपिंग। ठीक है, तो ड्राई कपिंग और वैक्यूम कपिंग लगभग सेम ही चीज़ है। ठीक है, वैक्यूम हर कपिंग में क्रिएट किया जाएगा, चाहे हम किसी भी तरीके से करें। विदाउट वैक्यूम तो कपिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ड्राई कपिंग इन द सेंस सबसे पहले तो स्किन पर हमें किसी भी प्रकार का मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी होता है कपिंग से पहले, ताकि स्किन में कोई रैसेस ना आए। लेकिन अगर हम माइनर सी कोई प्रॉब्लम है, सोते वक्त हाथ दब गया है, कोई गर्दन में बल पड़ गया है, माइनर सी प्रॉब्लम है, तो हम बिना किसी मॉइस्चराइज़र के सिंगल सक्शन द्वारा कप लगा सकते हैं और ऐसी कंडीशन में रैसेस नहीं आते हैं, उसको हम कहते हैं ड्राई कपिंग। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टेबल कपिंग। जब पेन ज़्यादा है तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया 5 से 10 मिनट के लिए कप लगा के हम छोड़ दिए। इट मीन्स उस कंडीशन में हमने उसको स्टेबल छोड़ दिया। ठीक है, वो कहलाती है स्टेबल कपिंग। फिर हम बात करते हैं ग्लाइडिंग कपिंग की। ग्लाइडिंग कपिंग एक ऐसी कपिंग है जिसमें हमारी बॉडी का मेटल फासिया रिलीज़ किया जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा अकड़न, जिसका शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है और जिसका हिल नहीं पा रहा है उसको हम डायरेक्ट कायरो भी नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी सपोर्ट ही नहीं करेगी और अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो कुछ ना कुछ फॉल्ट ही होगा। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमने उसकी बॉडी का मेटल फासिया रिलीज़ करना होता है, जो कि ग्लाइडिंग कपिंग के द्वारा होता है। इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ऑयलिंग की जाती है पेशेंट की बॉडी के ऊपर और कप मूव किए जाते हैं बॉडी पर। ठीक है, मेटल फासिया भी बहुत बड़ा रीज़न होता है कई बार पैरालिसिस अटैक आने का, क्योंकि जब ज़रूरत से ज़्यादा अकड़न हो जाती है ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और इसकी वजह से कई बार पैरालिसिस आता है। ठीक है, कई लोग की बॉडी बहुत हेल्दी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कोई टेंशन नहीं होती है, लेकिन अगले दिन सुनाई देता है अचानक से उसको पैरालिसिस अटैक हो गया। तो उसके पीछे रीज़न यही होता है, बहुत ज़्यादा रेडिएशन के कांटेक्ट में रहने वाले लोगों को आज की दौर में मेटल फासिया का प्रॉब्लम होता है, तब हम उन्हें ग्लाइडिंग कपिंग देते हैं। ठीक है, फिर बारी आती है वेट कपिंग। वेट कपिंग माने गीला कपिंग, जिसमें हम खून बॉडी से ब्लड बाहर निकालते हैं, ये कहलाती है ब्लड कपिंग। लोका या जोंक आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो जो भी एरिया में प्रॉब्लम होती थी वहाँ पर जोंक को छोड़ दिया जाता था और जोंक का काम क्या होता है, वो हमारे शरीर की गंदगी सारी चूस लेती है। ठीक है, लेकिन ये सक्सेसफुल इसलिए भी नहीं रही पहले भी और आज की डेट में जो लोग करते हैं। क्यों? जैसा कि मैंने बताया, साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कप्स हम क्लीन कर सकते हैं, जोंक को क्लीन करने की प्रोसेस थोड़ा सा टफ होती है और वो हर कोई फॉलो नहीं करता है। कैसे किया जाता है? जोंक को हल्दी और सेंधा नमक के पानी में 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसको हाथों से उल्टी कराई जाती है, जो कि बहुत ही गंदी प्रोसेस है, हर कोई के बस की बात नहीं है। और जो लोग जोंक थेरेपी कर रहे हैं वो ये प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की बीमारी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का काम हमें नहीं करना है। पहले के ज़माने में इसी तरीके से की जाती थी ब्लड लेटिंग कपिंग। आज के दौर में की जाती प्रॉपर सर्जिकल वे में। बॉडी के ऊपर माइनर से कट्स लगाए जाते हैं, जो कि जिसके लिए सर्जिकल ब्लेड का यूज़ किया जाता है
और अब इसके लिए और भी ज़्यादा मॉडिफाई टेक्निक आ चुकी है। हिजामा पेन आते हैं, वो माइनर से कट लगा के उसके द्वारा ब्लड बाहर निकाला जाता है। एसेंशियल कपिंग, वॉलेंट्री कपिंग सेम चीज़ है, जैसा कि आगे भी मैंने बताया, जहाँ भी ज़रूरी है बॉडी के किसी भी पार्ट में हम कपिंग दे सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपको ज़रूरी लगता है कपिंग थेरेपी दी जा सकती है। वॉलेंट्री कपिंग भी सेम चीज़ है। फिर हम बात करते हैं फायर कपिंग की। फायर कपिंग थोड़ा सा विशेष है। जितने भी पुराने से पुराना दर्द होता है, डीप टिश्यू पेन होता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है फायर कपिंग। हम्प का निकल जाना, सर्वाइकल की कंडीशन, साइटिका की कंडीशन, इस कंडीशन में फायर कपिंग के काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं निडल कपिंग की। तो एक्यूपंक्चर जिनको आता है, बॉडी में हमारे मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, उस पर एक निडल लगा के ट्रीटमेंट किया जाता है। उसी के साथ निडलिंग के साथ ही उसको मॉडिफाई किया गया, जहाँ पर हमने निडलिंग की है उसके ऊपर कप प्लेस करके कपिंग की जाती है। लेकिन ये प्रोसेस इतना इफ़ेक्टिव नहीं थी और बिना निडलिंग के भी हम अच्छे रिज़ल्ट दे सकते हैं, इसलिए निडल कपिंग कभी भी प्रचलन में आई ही नहीं, की जाती थी, इसलिए इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं आइस कपिंग की। आइस कपिंग ऐसी कंडीशन में दी जाती है जब चोट लगने पर खून का थक्का जमना हो जाता है, कोई नीला निशान पड़ जाता है, ऐसी कंडीशन में हमें आइस कपिंग देना चाहिए। जल्दी ही पेन रिलीफ का काम करेगा और जो उसका खून की क्लॉटिंग हो चुकी है वहाँ पर उसको रिमूव करने का काम भी करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें आइस कपिंग देनी होती है। या फिर कोई ऑपरेशन वाला केस है, ऑपरेशन वाले केस में भी टिश्यूज़ वीक होते हैं, तो वहाँ पे फायर कपिंग ना दे करके, किसी प्रकार की हीटिंग ना दे करके आइस कपिंग दी जाती है। एक कपिंग और होती है, आप सभी ने शायद देखा होगा, बैम्बू कपिंग कहते हैं उसको। इसमें लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल भी प्रचलन में आई नहीं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो बैम्बूस होते हैं उसको हम कितना भी फाइन तरीके से एक कोई स्ट्रक्चर बना दें, लेकिन बैम्बू की खासियत होती है कि उसकी पतली सी फांसें कुछ समय बाद निकलने लगती हैं। जब वो फांस निकलती है तो पेशेंट के स्किन पर रैशेस आ जाते हैं। सेकंड चीज़, अगर कपिंग के दौरान किसी भी प्रकार का उसको प्रॉब्लम हो रहा है वो हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि बैम्बू ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए भी बैम्बू कपिंग नहीं चली। थर्ड चीज़, बैम्बू कपिंग को क्लीन करना बहुत टफ प्रोसीजर थी कि एक विशेष प्रकार की औषधि में उसको गर्म पानी के साथ पका के और फिर उसको ड्राई करके तब हम अदर पेशेंट पर यूज़ कर सकते थे, जो कि बहुत ही लेंदी प्रोसेस थी, इसलिए ये प्रचलन में कभी भी नहीं आई। आयुष वेलनेस सेंटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 3-4 सुभाष मार्केट, पुरानी आबादी, श्री गंगानगर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 8824624334।